नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने कृषि आधारित कार्यक्रम कृषि दर्शन में। जैसा कि कृषि क्षेत्र में जारी वैज्ञानिक अनुसंधानों और तकनीकी विकास के उपयोग से कृषि उत्पादन में निरंतर बढ़ोतरी के साथ कृषक आमदनी में वृद्धि देखने को मिल रही है, वहीं परंपरागत कृषि के स्थान पर वैज्ञानिक कृषि पर अधिक जोर दिया जा रहा है, जिससे कम लागत में अधिक मुनाफा कमाया जा सके। और ऐसे ही नए नए वैज्ञानिक तकनीकें हम आप तक पहुंचाते हैं आपके अपने कार्यक्रम कृषि दर्शन के माध्यम से। और आज भी इसी प्रकार हम बात करेंगे फल उद्यानों की देखभाल और नए फल उद्यानों की स्थापना विषय पर। तो आइए इस विषय पर आपको मिलवाते हैं डॉक्टर विजय अग्रवाल जी से। आप वैज्ञानिक हैं उद्यानिकी जोनल कृषि अनुसंधान केंद्र पवारखेड़ा में। किसान भाई, आज हम बात करने जा रहे हैं कि किस प्रकार से हम फल बगीचों की देखभाल करें और साथ ही साथ किस प्रकार से हम नए फल बगीचों की स्थापना करें। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इस समय गर्मियों का मौसम है, नमी की बहुत ज़्यादा कमी है, तो सबसे आवश्यक होती है कि जो हमने पिछले साल बगीचे लगाए हैं या जो पुराने बगीचे लगे हुए हैं उनमें हम सिंचाई व्यवस्था करें जिससे पर्याप्त नमी बगीचे में रहे, क्योंकि इस समय बहुत सारे ऐसे फलदार पौधे हैं जिसमें विशेषकर अगर आम की बात करते हैं, पपीते की बात करते हैं, तो इस समय फलन की स्थिति में है। तो चूँकि आम इस समय पूरे कुछ ऐसी जो देर से पकने वाली किस्में हैं उनमें अभी फूल की अवस्था में, कोई छोटी केरी की अवस्था में है, कुछ थोड़े से फल बड़े हो गए हैं जो जल्दी लगते हैं। तो इस समय उनमें खेत में नमी होना बहुत ही आवश्यक है। और जैसा कि हम सभी जानते हैं, बागवानी फसलें विशेषकर जो फलदार पौधे होते हैं यहाँ पर ड्रिप के माध्यम से पानी देना बहुत ही उपयुक्त होता है। तो पानी के लिए आप देखें कि ड्रिप लाइन में पानी कहीं पर चोक ना हो रहा हो, इसके एंड कैप्स देख के टेस्ट करते रहें। और जहाँ पर थाले विधि और नाली से पानी देना है वहाँ पर भी आप समय समय पर पानी देते रहें। दूसरी बात यह है कि जैसा कि अभी आम में समय फूल और फलन की स्थिति है, और ऐसे में अगर आपको लगता है कि कहीं पर भी आप निरीक्षण करते हैं बगीचे में और बगीचे में आप देखते हैं कि फूल बहुत ज़्यादा झड़ रहा है, तो इस चीज़ का ध्यान रखें। और कहीं कहीं पर छोटे से फल भी झड़ते हैं, छोटे छोटे से फल झड़ते हैं, तो इस चीज़ को आप निरंतर निरीक्षण करते रहें। अगर फूल झड़ रहा है तो आप देखें कि इस समय उसमें या तो भभूतिया रोग हो सकता है या फिर हॉपर जो होता है, जो रस चूसक कीट होता है, वो भी जब जो फूलों के ऊपर से रस चूसता है इससे भी फूल झड़ता है। अगर कीट की स्थिति है तो आपको कीटनाशक जैसे इमिडाक्लोप्रिड का उपयोग करना है। अगर फूल जलने की संभावना लग रही है, फूल झुलस के गिर रहा है, तो उसमें हमको जो उपयोग करना है वो है सल्फ़र का प्रयोग करना है। सल्फ़र 3 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिलाकर हमको छिड़काव करना है। इसके अलावा किसान भाइयों, कभी कभी होता है कि छोटी केरी भी झड़ती रहती है, बहुत छोटा सा जो फल होता है बेर के आकार का होता है। अगर इस अवस्था में अगर केरियाँ झड़ रही हैं तो पहले नमी की पर्याप्त मात्रा में इसमें रखें, और साथ ही साथ इसमें आप प्लांट हार्मोन का भी जो नेफ्थेलिक एसिटिक एसिड है उसका भी आप इस समय छिड़काव करके इसको दूर कर सकते हैं। इसके बाद हमें ध्यान रखना है कि जो अभी हमारे जो बगीचे थे, विशेषकर जो बेर के में फलन हो चुका है, तो इस समय बेर की कटाई आप कर दें जिससे अगली साल अच्छा इसमें फल आए। इसके अलावा जो भी आने वाले सीज़न में, जैसे जिनमें मृग बहार में फूल आते हैं, जिसमें मई और जून के समय में फूल आते हैं, उनमें आप थालों की व्यवस्था रखें। सिंचाई अभी नहीं देनी है जब तक इसमें अपन बाहर का नियंत्रण कर रहे हैं। जैसे विशेषकर अमरूद की बात अगर हम करें तो इसमें अभी समय पानी ना दें, और इसकी कटाई छटाई भी अभी नहीं करनी हमको। जैसे ही मई का अंतिम सप्ताह रहेगा जब इसमें हमें कटाई छटाई करनी है। इसके बाद बात आती है नए फल बगीचों की स्थापना करना। मध्य प्रदेश में विभिन्न जलवायु हैं, यहाँ पर कई प्रकार की जलवायु हैं, तो इसमें बहुत सारे फल हैं जो मध्य प्रदेश में लगाए जा सकते हैं, विशेषकर आम, अमरूद, नींबू, मौसमी, संतरा। इसके अलावा आंवला, सीताफल और अनार की खेती यहाँ पर व्यापक पैमाने पे होती है। तो सबसे पहले जब नवीन फल बगीचा स्थापित करना है तो हम देख लें कि हम किस जलवायु क्षेत्र में आते हैं। जहाँ पर पानी कम गिरता है और ज़मीन हल्की है वहाँ पर हम नींबू हुआ या फिर संतरा हुआ, इसके अलावा मौसमी है, सीताफल है, आंवला, ऐसी फसलों को लगा सकते हैं। जहाँ पर्याप्त मात्रा में वर्षात होती है वहाँ पर हम आम की फसल लगाएं। इसके साथ साथ हम वहाँ पर अमरूद भी लगा सकते हैं या चीकू को भी लगा सकते हैं। फल बगीचों की स्थापना में एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि ज़मीन भारी नहीं होनी चाहिए, पानी नहीं रुकना चाहिए। उचित जल निकास वाली मध्यम से हल्की ज़मीन इसके लिए पर्याप्त होती है, उपयुक्त होती है।
होती है। इसके अलावा जो बहुत ज़्यादा पथरीली ज़मीन होती है वहाँ पर भी हमको बगीचा नहीं लगाना। इसके अलावा आप देखेंगे बहुत ज़्यादा भारी ज़मीन है और आप बगीचा लगाना चाहते हैं तो उठी हुई जो 1 मीटर चौड़ी और लगभग 50 से 60 सेंटीमीटर उठी हुई क्यारियाँ बनाकर उसके ऊपर आप बगीचा लगाएंगे तो उपयुक्त रहता है। इसके बाद हमें बात आती है कि इसके लिए जैसे ही आप खेत की तैयारी आपने कर लिया और आपको कौन सा फल लगाना है ये आपने चयनित कर लिया, उस हिसाब से आपको इस समय खेत में रेखांकन या लेआउट करने की आवश्यकता है। खेत में जो बगीचा लगाते हैं वो लगभग 2 मीटर पौधे से पौधे और 2 मीटर कतार से लेके हम 10 मीटर, यानी जो पौधे ज़्यादा फैलते हैं जैसे आम जैसी फसलें होती हैं जिनका विस्तार ज़्यादा होता है वो 8 से 10 मीटर की दूरी पे लगाते हैं। अमरूद हुआ या फिर आप अनार की बात करते हैं, पपीता की बात करते हैं, इनको कम दूरी पे लगाया जाता है। तो इनको उस हिसाब से आप लेआउट करना है, अपने खेत में रेखांकन करना है। और गड्ढे करने का भी समय यही समय होता है क्योंकि जो आने वाला समय है जिसमें अच्छी धूप लग जाए जिससे इसके अंदर जो हानिकारक जीवाणु हैं और कीटाणु हैं वो नष्ट हो जाते हैं, इसका ध्यान रखें। जो बड़े पौधे हैं उसमें 1 मीटर लंबा चौड़ा और गहरा गड्ढा करना है और जो छोटे पौधे होते हैं जिनका विस्तार कम होता है वो 2 फीट लंबे, 2 फीट गहरे और 2 फीट चौड़े इसमें हमको गड्ढे करने हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात होती है कि इसमें हमको अच्छी किस्म के, उन्नत किस्म के फलदार पौधे के आपको पौधे लेने हैं या बीज लेना है। तो फलदार पौधे होते हैं 2 प्रकार से तैयार होते हैं, एक तो बीज से होते हैं। बीज में विशेष तौर से हम देखेंगे कि पपीता जो होता है वो बीज से हम लगाते हैं, जबकि अन्य फलदार पौधे होते हैं वो वानस्पतिक प्रवर्धन के द्वारा तैयार पौधे ही लगाते हैं, यानी बीजू पौधे नहीं लगाते हैं। अब वानस्पतिक प्रवर्धन में 2 प्रकार से होते हैं, एक तो होता है गूटी के माध्यम से पौधे तैयार करना। ये अमरूद और नींबू में हम गूटी वाले पौधों का प्रयोग कर सकते हैं, जबकि हम चीकू की बात करते हैं, आम की बात करते हैं, अमरूद की बात करते हैं, संतरे की, मौसमी की बात करते हैं। तो इसमें हमको क्या करना है, इसमें हमको ग्राफ्टिंग वाले पौधे या बडिंग वाले पौधों को ही लगाना है। इससे क्या फ़ायदा होता है कि बीजू पौधे में उत्पादन एक लंबा समय लगता है जब उत्पादन आता है, और जो ग्राफ्टेड पौधे होते हैं 2 से 3 साल में फलन देने लगते हैं। इसमें आप ध्यान रखें कि अच्छी जगह से पौधे लें। जब भी जहाँ से भी पौधे ले रहे हैं, विशेषकर कृषि विज्ञान केंद्र, कृषि विश्वविद्यालय, अनुसंधान केंद्र या शासकीय नर्सरियों से पौधे ले सकते हैं। जब भी पौधा लें तो आप ध्यान रखें कि इसकी रसीद आप प्रॉपर ले लें, और जो किस्म हमारे क्षेत्र में प्रचलित है आप कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से या वैज्ञानिकों से संपर्क करके वैसी किस्मों को आप ले सकते हैं। अब जब आप पौधे की व्यवस्था कर लेते, पौधों की बुकिंग करा लेते हैं, फिर उसके बाद जब आपने जो गड्ढे किए हुए हैं और मई और बारिश से पहले यानी 15 जून से पहले उन गड्ढे में 20 से 25 किलो सड़ी हुई गोबर की खाद, इसके बाद 1 किलो नीम की खली जो होती है, दीमक नाशक जो चूर्ण आता है उसका आप प्रयोग कर सकते हैं, हड्डी का चूरा भी ले सकते हैं, सिंगल सुपर फॉस्फेट, ये सबको मिलाकर आपको गड्ढों में भरना होगा। लेकिन पौधा लगाना आपको जुलाई के आखिरी में जब बरसात हो जाती है उसके बाद आपको पौधों का रोपण इसमें करना पड़ता है। तो किसान भाइयों ध्यान रखें कि जो भी आप बगीचा लगाने जा रहे हैं वो अपने क्षेत्र की जलवायु के हिसाब से, भूमि के हिसाब से और सिंचाई जल की उपलब्धता के आधार पे ही आपको चयन करना है कि कौन सा फल लगाना, और सिंचाई की व्यवस्था अभी कर लें। इसमें ड्रिप के माध्यम से ही पानी दें तो ज़्यादा उपयुक्त रहता है, तो सिंचाई की व्यवस्था अभी से कर लें। और इसके साथ साथ जो पुराने बगीचे लगे हुए हैं उसमें कटाई छटाई के लिए आप तैयारी रखें, क्योंकि अमरूद का जो है मई या जून में, मई के आखिरी में और जून के प्रथम सप्ताह में कटाई होनी है। इसके साथ आप इस समय जो फल झड़ रहे हैं उसके लिए आप ध्यान देते रहे, खेतों में पानी दें, ड्रिप लाइन में सुधार कर लें, और इस प्रकार से आप करेंगे तो जो वर्तमान फसल है उससे भी आज अच्छा उत्पादन ले पाएंगे, और जो नई फसलें लगाने जा रहे हैं, नए बगीचे लगाने जा रहे हैं, उसकी भी व्यवस्था आप अभी से करेंगे तो निश्चित रूप से आपको बागवानी फसलों से अच्छा उत्पादन मिलेगा। अब समय हो गया है कार्यक्रम में एक छोटे से अंतराल का। मिलेंगे अंतराल के उस पार। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ, क्यों? क्या हुआ?
अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। तो किसान भाइयों और बहनों, मधुमक्खी पालन व्यापार कृषि के साथ साथ होने वाला व्यापार है और इस व्यापार में सीजन की सहायता से आपको एक अच्छा लाभ प्राप्त होने का अवसर भी मिलता है। तो आइए आपको कुछ खास जानकारी देते हैं मधुमक्खी पालन उत्पादन तकनीक पर। आज हम जो राष्ट्रीय कार्यशाला है मधुमक्खी पालन पर बुधनी में, यहाँ पर हम लोग आए हुए हैं और जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पर हम लोगों ने एक प्रदर्शनी यहाँ पर लगाई हुई है जिसमें जो मधुमक्खी पालन से संबंधित जो टेक्नोलॉजी है उसको हमने यहाँ पर जो है डिस्प्ले किया है। सर, इस तकनीक के बारे में भी हमारे किसान भाइयों को बताइए, जैसा कि हम यहाँ पर यंत्र देख सकते हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पर जो मधुमक्खी पालन से जो हम उत्पाद जो प्राप्त करते हैं उन उत्पादों के बारे में यहाँ पर जो है दर्शाया गया है। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये जो है शहद है जो हमारा राजमाता विजय सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय कृषि विज्ञान केंद्र का एक ब्रांड है, रजिस्टर्ड ब्रांड है, जो राज विजय शहद के नाम से इसको हम जो है प्रमोशन कर रहे हैं और मार्केटिंग करते हैं। चूँकि जो है हमारे केंद्र पर कृषि विज्ञान केंद्र जो मुरैना है वो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है मधुमक्खी पालन के लिए देश में जो है, और वहाँ पर हमने पूरी व्यवस्थाएँ वहाँ पर जुटाई हुई हैं जिससे कि हमारे जो किसान भाई हैं, नवयुवक हैं, वहाँ आकर जो है मधुमक्खी पालन का प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं। वो जो प्रशिक्षण है वो 1 दिवसीय, 5 दिवसीय, 7 दिवसीय और अधिक अवधि के प्रशिक्षण हम लोग वहाँ पर आयोजित करते हैं। उनको हम वैज्ञानिक तरीके से किस प्रकार मधुमक्खी पालन किया जाए उसके बारे में जानकारी देते हैं। हमारे केंद्र पर जो है इसके अलावा शहद परिशोधन इकाई जो लगी हुई हैं, 2 इकाई हमने वहाँ पर स्थापित की हैं। एक की क्षमता हमारी 100 किलोग्राम शहद शोधन करने की है प्रति 6 से 8 घंटे, और दूसरी जो इकाई है वो लगभग 500 केजी शहद का जो शोधन करती है। इसके अलावा हमारे यहाँ जो है वहाँ पर डेमोन्स्ट्रेशन यूनिट आपको देखने को मिलेगी, जिससे कि वहाँ जाकर जो है मधुमक्खी पालक जो है और किसान भाई हैं वो वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। इसके अलावा जैसे दूसरी जो टेक्नोलॉजी है उसका डिस्प्ले भी किया गया है, लेबोरेटरी भी हमने वहाँ पर स्थापित की है जिससे हमारे किसान भाई वहाँ आकर उसका सुविधाओं का लाभ ले सकते हैं। और ये जो हमारी जो यूनिट हैं जैसे कि शहद परिशोधन जो इकाई है जिसको हनी प्रोसेसिंग यूनिट हम लोग कहते हैं, इसका उपयोग हमारे अलावा हमारे क्षेत्र की जो मधुमक्खी पालक हैं वो भी अपना जो रॉ हनी है उसको लाकर वहाँ शोधन कराते हैं और अपना स्वयं का एक ब्रांड बनाकर शोधन के पश्चात उसको जो है वहाँ पर मार्केटिंग करते हैं। डॉक्टर साहब, हमारे किसान भाइयों के दिमाग में एक प्रश्न आता है कि जैसे उन्होंने शहद उत्पादन किया भी, लेकिन उसके बाद उसकी मार्केटिंग, ताकि उनको एक उचित दाम मिल सके। मेरा जो हमारे मधुमक्खी पालक भाई हैं उनसे एक ही जो है विनम्र अनुरोध है कि अगर हम जो है अच्छा दाम अपने प्रोडक्ट का लेना चाहते हैं तो हमें अपनी क्वालिटी को मेंटेन करना पड़ेगा, और क्वालिटी के लिए हमें जो है जो जैसे किसी प्रकार की जो भी उसमें मिलावट है उससे हमें जो है बचना चाहिए, और जो शहद है वो गुणवत्ता युक्त जो शहद है उसका हमें उत्पादन करना चाहिए। उसके लिए हम जो है जो शहद जो एक्सट्रैक्शन की जो प्रक्रिया है उसमें हमें जो है बदलाव करने पड़ेंगे, उनको साइंटिफिक तरीके से करना पड़ेगा जिससे कि कम से कम इनर्ट मटेरियल उसमें जाए। जो हम जब हम फीडिंग देते हैं, जैसे हमारा जो डेड पीरियड होता है उसमें मधुमक्खी को जो है जीवित रहने के लिए हम जो है जीवन रक्षक जो है खुराक उनको देते हैं, उस समय उसका जो है एक्सट्रैक्शन नहीं करें। हम जो है शहद को प्रोसेसिंग करके उसकी मार्केटिंग करेंगे। रॉ हनी जो हमारा होता है उसका जो मार्केट रेट है वो आपका 100 रुपये से लेकर 150 रुपये किलो तक होता है।
वहीं अगर इसको हम जो है प्रोसेसिंग कर लेते हैं तो प्रोसेसिंग के बाद क्या होता है कि उसमें जो भी अशुद्धियाँ हैं वो दूर हो जाती हैं, और दूसरा उसमें जो मॉइस्चर परसेंट है वो मॉइस्चर परसेंट को हम 20% से नीचे ले आते हैं, तो लंबे समय तक उसकी हमें स्टोरेज की क्षमता जो है बढ़ जाती है। और ये जो प्रोसेसिंग के बाद ये जो शहद है इसकी कीमत जो है आपकी 250 से लेकर 300 रुपये किलो तक, 400 रुपये किलो तक भी हम उसको ले सकते हैं। इसी प्रकार हम अपने क्षेत्र में अलग अलग फ्लोरा का जो शहद है उसको हम मेंटेन करते हैं। जैसे कि सरसों फ्लोरा का शहद है, सरसों चूँकि हमारे चंबल क्षेत्र में बहुतायत में होती है। इसके बाद रेले क्रॉपिंग में बरसीम होता है तो बरसीम फ्लोरा का हम शहद लेते हैं। हमारे अंचल में जो है कोरिएंडर होता है जिसको हम धनिया कहते हैं, धनिया का, अजवाइन का, ये अलग अलग फ्लोरा का शहद हम यहाँ पर मेंटेन करते हैं। और साथ साथ में जो अलग अलग प्रकार के जैसे इक्विपमेंट हैं जो यहाँ प्रदर्शित की गए हैं उसमें आप देख सकते हैं यहाँ जैसे पोलन ट्रैप रखा हुआ है जो हम पोलन कलेक्शन के लिए जिसका हम उपयोग करते हैं। ये जो शहद उत्पादन के साथ साथ अगर जो दूसरे उत्पाद हैं उनको भी अगर हमारे मधुमक्खी पालक लेते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लाभ ले सकते हैं। जैसे शहद के अलावा जैसे पोलन है, पोलन सुपर फूड के काम आता है, तो पोलन का हम कलेक्शन कर सकते हैं। ये हमारा जो 700 से 1000 रुपये केजी रेट है। दूसरा इसके अलावा जैसे प्रोपेलिस है, प्रोपेलिस जो है इसकी जो मेडिसिनल वैल्यू है ये हमारी कई प्रकार की औषधियों में इसका उपयोग होता है, तो उसको भी हम जो है निकाल सकते हैं प्रोसेस करके। हाँ, उसको जो प्रोपेलिस को जो हम प्राप्त कर सकते हैं। हम जो है प्रोपेलिस के अलावा वैक्स है जो कॉस्मेटिक में जिसका बहुत बड़ा यूज है वो ले सकते हैं। बी वेनम है जो अर्थराइटिस और दूसरी मेडिसिन में जो दवाइयों में जो काम आता है ये भी हम ले सकते हैं, क्योंकि बी वेनम की बहुत बड़ा मार्केट है और ये औषधियों में इसका उपयोग है, बहुत बड़ी इसके जो है कीमत है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं, क्योंकि मधुमक्खी पालक को केवल एक चीज़ पर निर्भर नहीं रहना है, उसको जो है जो साथ साथ दूसरे उत्पाद हैं वो सारे उत्पाद उसको लेते हैं, तो मधुमक्खी पालन को हम सस्टेन कर सकते हैं और लंबे अच्छा जो है उससे हम मुनाफा ले सकते हैं। डॉक्टर साहब, इसके अलावा एक और प्रश्न हमारे किसान भाइयों की तरफ से मैं पूछना चाहूँगा कि जैसे ये ब्रांड है, आपने इस ब्रांड का बताया, कुछ बड़े ब्रांड भी मार्केट में है, उनसे मुकाबला कैसे करें हमारे किसान भाई? किसान भाई अगर जो है दूसरे जो ब्रांड हैं उनसे अगर कंपेयर करना चाहते हैं तो उनको जो है अपनी जो टेक्नोलॉजी है उस टेक्नोलॉजी में थोड़ा बदलाव करना पड़ेगा। उसमें यही है कि एक तो उसकी गुणवत्ता में सुधार करें वो जो शहद निकाल रहे हैं, दूसरा जो है अलग अलग फ्लोरा का शहद मेंटेन करें, जैसे सरसों का है, अजवाइन का है, बरसीम का है, ये करें। और जो मार्केटिंग कर रहे हैं मार्केटिंग में वो जो है प्रोसेसिंग करके उसका स्वयं का एक अपना रजिस्टर्ड कराएं ब्रांड को, और वो चाहे वो एफपीओ बना के उसका कार्य को कर सकते हैं, दूसरे स्व सहायता समूह के माध्यम से भी इस कार्य को कर सकते हैं। तो अगर हम जो है अपना ब्रांड को रजिस्टर्ड करा के उसको प्रोसेसिंग के बाद अगर हम उसकी मार्केट में ले जाते हैं तो हम जो है उन ब्रांडों को कम्पीट कर सकते हैं, क्योंकि हमें मालूम है कि हम जो प्रोड्यूसर हैं, जो कंपनियां हैं वो हमारे जो किसान भाई जो मधुमक्खी पालक हैं उनसे अपना उत्पाद खरीदती हैं, लेकिन हम स्वयं उत्पादक हैं, तो हमें मालूम है कि हमारी गुणवत्ता क्या है। अगर हमारी गुणवत्ता उनसे अगर बेहतर होगी तो निश्चित रूप से हमसे कम्पीट भी करेंगे और उनसे ज़्यादा जो है हम लाभ भी ले सकते हैं, क्योंकि हम जो है ये मधुमक्खी पालन एक ऐसा कार्य है जो कृषि आधारित एक व्यवसाय है। आइए किसान भाइयों और बहनों, कार्यक्रम कृषि दर्शन में अब समय हो गया है खबरें खेती की। नमस्कार किसान भाइयों, खबरें खेती में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। इस साल सामान्य बारिश की संभावना, ग्रीष्मकालीन मूंग खरीदेगी सरकार, गेहूं की राशि का भुगतान समय पर करें, किसानों को जल्द मिलेगी राहत राशि और मधुमक्खी पालन पर राष्ट्रीय कार्यशाला। और अब खबरें विस्तार से। इस साल मानसून के सामान्य रहने का अनुमान है, मौसम विभाग ने यह जानकारी दी है। इससे पहले प्राइवेट वेदर एजेंसी स्काईमेट ने देश में सामान्य से कम बारिश का अनुमान लगाया था। स्काईमेट ने कहा था कि देश के नॉर्दर्न और सेंट्रल रीजन में कम बारिश होने की सबसे ज़्यादा संभावना है। अगर बारिश सामान्य रहती है तो देश में फूड ग्रेन प्रोडक्शन भी नॉर्मल ही रहने का अनुमान है, यानी इससे महंगाई से राहत मिल सकती है। देश में किसान आमतौर पर 1 जून से गर्मियों की फसलों की बुवाई शुरू करते हैं। ये वो समय होता है जब मानसून की बारिश भारत पहुंचती है। फसल की बुवाई अगस्त की शुरुआत तक जारी रहती है। आईएमडी ने बताया कि लॉन्ग पीरियड एवरेज की 96% बारिश हो सकती है। आईएमडी ने बताया कि मई के अंतिम हफ्ते में मानसून का अगला अपडेट आएगा। किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री कमल पटेल ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का किसानों से ग्रीष्मकालीन मूंग समर्थन मूल्य पर खरीदने के निर्णय एवं मध्य प्रदेश राज्य मिलेट मिशन योजना को स्वीकृति प्रदान करने के लिए आभार माना है। उन्होंने कहा कि मंत्रिपरिषद ने ग्रीष्मकालीन मूंग समर्थन मूल्य पर खरीदे जाने एवं मध्य प्रदेश सरकार मिलेट मिशन योजना को स्वीकृति प्रदान की है। उन्होंने बताया कि ग्रीष्मकालीन मूंग समर्थन मूल्य पर खरीदे जाने से किसानों को लगभग दोगुना फायदा होगा। गत वर्ष
मार्केट में ग्रीष्मकालीन मूंग की बिक्री लगभग 4,000 रुपये प्रति क्विंटल हो रही थी। सरकार ने समर्थन मूल्य पर 7,225 रुपये प्रति क्विंटल की दर से खरीदी की थी। श्री पटेल ने बताया कि सरकार ने इस बार भी वर्ष 2023-2024 के लिए किसानों से मूंग को समर्थन मूल्य पर खरीदने का किसान हितैषी निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश में गेहूं उपार्जन के बाद किसानों को राशि के भुगतान का कार्य बिना विलंब के किया जाएगा। किसानों को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। उपार्जन केंद्रों पर आवश्यक बैठक व्यवस्था और पेयजल प्रबंध भी होना चाहिए। उपार्जित गेहूं की सुरक्षा, तौल कांटे, हम्माल की व्यवस्था, परिवहन कार्य और अनाज को गोदाम तक पहुंचाने का कार्य भी सुचारू रूप से किया जाए। जहां ओलावृष्टि से गेहूं की फसल को क्षति पहुंची है और चमक विहीन गेहूं उपार्जित हुआ है, उसके लिए किसानों को पूर्ण राशि का भुगतान किया जाए। इस कार्य में जनप्रतिनिधि भी सहयोग करें। श्री चौहान समत्व भवन से वीडियो कॉन्फ्रेंस द्वारा कलेक्टर से चर्चा कर रहे थे। पिछले दिनों में हुई ओलावृष्टि और वर्षा से खेत व खलिहान में रखी फसलों को काफी नुकसान पहुंचा है। कई जगह खरीदी केंद्रों पर उपार्जित गेहूं खुले में रखा हुआ था, उसे भी नुकसान पहुंचने की संभावना है। कृषि विभाग ने जिला प्रशासन को नुकसान का आकलन करने के लिए कहा है। वहीं खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग ने सभी उपार्जन केंद्रों के प्रभारियों से कहा है कि वे जितनी भी उपज खरीदें उसके सुरक्षित भंडारण की व्यवस्था करें। प्राकृतिक आपदा से प्रभावित किसानों को राहत राशि का वितरण इस महीने के अंत तक किया जा सकता है। प्रदेश में ओलावृष्टि और वर्षा से रबी फसलों को नुकसान पहुंचा है। राजस्व विभाग के सर्वे में अब तक 70,000 हेक्टेयर क्षेत्र में फसलों को नुकसान पहुंचने की रिपोर्ट जिले दे चुके हैं। पिछले दिन में हुई ओलावृष्टि और वर्षा से खेत व खलिहान में रखे गेहूं को नुकसान पहुंचा है। राजस्व और कृषि विभाग ने जिला प्रशासन को निर्देश दिए हैं कि फसल को पहुंची क्षति का आकलन किया जाए, पंचनामा बनाकर उसकी जानकारी ग्रामीणों को भी दी जाए। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने केंद्रीय कृषि मशीनरी प्रशिक्षण और परीक्षण संस्थान CFMTNTI बुदनी के सहयोग से राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन के तहत बुदनी में मधुमक्खी पालन में तकनीकी हस्तक्षेप और नवाचार पर एक राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया। कार्यशाला में डॉक्टर अभिलक्ष लिखी, अतिरिक्त सचिव DA एवं FW ने बताया कि मधुमक्खी पालन में उन्नत उपकरणों का उपयोग करके शहद क्षेत्र का विस्तार होगा। यह कम से कम निवेश के साथ ग्रामीण, शहरी और उद्यमी समुदायों के लिए आजीविका का स्रोत अर्जित करने के लिए कृषि का एक उभरता हुआ क्षेत्र है। यह एक कृषि संबद्ध अभ्यास है जो स्थानीय एवं कृषक समुदायों की अर्थव्यवस्था और रोजगार को गति दे सकता है। कार्यशाला में अनिल उपाध्याय, निदेशक CFMTNTI बुदनी ने इस राष्ट्रीय स्तर की कार्यशाला आयोजित करने के अवसर के लिए NBHM कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय को धन्यवाद दिया और किसानों, मधुमक्खी पालकों, मध्य प्रदेश क्षेत्र के स्टार्टअप और FPO पर ध्यान केंद्रित किया। युवराजू व्यवसाय प्रबंधक मैनेज ने मधुमक्खी पालन क्षेत्र में कृषि स्टार्टअप की क्षमता के बारे में जानकारी दी और उल्लेख किया कि यह कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में सफल उद्यम बनाने के लिए एकमात्र समाधान है। तो किसान भाइयों, कृषि समाचारों में फिलहाल इतना ही। साथ ही मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। तो किसान भाइयों और बहनों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको आज का हमारा एक कार्यक्रम बेहद पसंद आया होगा, जिसमें हमने आपको फल उद्यानों से जुड़ी जानकारी दी। साथ ही हमने आपको मधुमक्खी उत्पादन तकनीक के बारे में भी कुछ बहुत बताया। तो अब हम आपसे मिलेंगे फिर अगले अंक में। तब तक के लिए मुझे यानी श्वेता को दीजिए अनुमति। नमस्कार।